हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने दोस्त रोहित गुप्ता से मिलाना चाहूँगा। ये जो है एल&टी कंस्ट्रक्शन में जॉब कर रहे हैं और इन्होंने आज इनकी स्ट्रेटेजी हम लोग जानेंगे, इन्होंने कैसे प्लेसमेंट लिया और इनके बारे में जानेंगे इन्होंने कौन से ब्रांच से बीटेक किया है और कब किया है। सो रोहित, आप हमारे जो भी दोस्त फ्रेंड्स हैं वो सुन रहे हैं, आप उनको बताइए कि वो आपने कैसे ये सब अचीव किया। सबसे पहले आपके चैनल के सभी व्यूवर्स को, सब्सक्राइबर्स को धन्यवाद कि आपके चैनल को वो देख रहे हैं और उम्मीद करता हूँ वो लोग उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो ये इन्फॉर्मेशन है, हमारी जो कन्वर्सेशन है 1-to-1 विथ ऑल द एस्पिरेंट्स जो कि प्लेस हुए हैं अलग अलग एमएनसीज में, उनको ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो मैं अपनी बात करूं तो मेरा नाम, जैसा आपने बता ही दिया, मेरा नाम रोहित गुप्ता है और मैंने मैकेनिकल से अपना बीटेक कंप्लीट किया। 2017 बैच है मेरा। तो मैंने लार्सन एंड टुब्रो में प्लेसमेंट लिया। ये कैंपस प्लेसमेंट नहीं था, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट था, जो कि मेरा 2018 में हुआ था। तो मुझे ये जो इनका नोटिफिकेशन आया था, ये तो naukri.com से, लिंक्डइन पे भी उन्होंने अपडेट किया था और साथ ही साथ उन्होंने कॉलेज पोर्टल पर भी नोटिफाई किया था। तो वहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन मिला कि एल&टी इज गोइंग टू रिक्रूट सम काइंड ऑफ ईएचएस स्टाफ्स। तो फिर मैंने जा कर के वहाँ पर अप्लाई किया और फिर होपफुली सब लकीली मैंने वहाँ पर सिलेक्शन भी लिया। अच्छा रोहित, आप हमें ये बताइए कि आपको जो मतलब रिटन टेस्ट हुआ तो उसमें किस तरह के सेक्शन, कितने सेक्शन थे, कौन कौन से एग्जाम लिए गए और इंटरव्यू राउंड कैसा हुआ, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। टेस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो वहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश के क्वेश्चंस थे और रीजनिंग के मुझे याद नहीं, वो भी क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पर थे ही। और टोटल 120 क्वेश्चंस के अप्रॉक्सीमेट उन्होंने मुझसे रिटन टेस्ट में पूछा था। और मेरे साथ भी कई लोग थे, अलग अलग कॉलेजेस थे, अलग अलग स्टेट्स थे, वो लोग देने आए थे पेपर को। और हम लोगों का पेपर 10 बजे के अप्रॉक्स स्टार्ट हुआ और फिर वो 1 घंटे के 60 मिनट या 90 मिनट का पेपर था। मुझे एग्जैक्ट टाइमिंग याद नहीं है, लेकिन टोटल क्वेश्चंस 120 थे और उसमें से ही हम लोगों को क्वालिफाई करना था। और चूंकि ये ऑफ कैंपस ड्राइव था और उन्हें रिक्रूटमेंट तेजी से करना था, तो उन्होंने सेम डे में ये रिजल्ट को अनाउंस भी कर दिया। और आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट दे कंडक्टेड इंटरव्यू एट द सेम डे ऑल्सो। तो फिर उसके बाद उन्होंने सेम डे में इंटरव्यू भी लिया। इंटरव्यू में जाने से पहले कुछ टेंशन तो था, क्योंकि एल&टी इज ऑफ कोर्स अ बिग जायंट। तो उसके बाद हम लोग को लग रहा था पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि लार्सन एंड टुब्रो हम लोग जब भी थे, हम लोगों के लिए हाइप था इतनी बड़ी कंपनी में सिलेक्शन लेना। तो फिर मैं कूल माइंड होकर के गया। मुझसे पहले भी कई कैंडिडेट गए थे इंटरव्यू देने, उनसे मैंने पूछा कि किस टाइप के क्वेश्चंस वहाँ पर वो लोग पूछ रहे हैं। बीइंग अ न्यू कैंडिडेट, आपको हमेशा ये डाउट रहता है कि क्या पूछा जाएगा, क्या वो लोग पूछेंगे आपसे इंटरव्यू में। तो मुझे भी ऐसा कुछ था ही फिर, लेकिन मैंने अपने माइंड को काम किया और अपना टर्न आने का वेट किया। फिर जाकर के मैंने वहाँ पर कामली इंटरव्यू दिया। उन्होंने मेरा इंटरव्यू लगभग ऑलमोस्ट, मैं आपसे कहूँ तो 50-60 मिनट्स का अप्रॉक्सीमेट चला, जो कि आपका टेक्निकल राउंड भी था और एचआर दोनों इंक्लूडेड था उसमें। अगर मैं आपसे टेक्निकल के बारे में बोलूं तो पहले जाते ही तो सबसे पहले उन्होंने मुझे काम करने का कोशिश किया कि आप रिलैक्स हो जाइए, ऐसा कुछ टेंशन वाली बात नहीं है, आप इंटरव्यू देने आए हैं होपफुली। तो उन्होंने पहले मुझे काम किया, फिर मेरे पर्सनल बैकग्राउंड के बारे में पूछा कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, किस किस लोकेशन से हूँ, मेरे फादर का क्या ऑक्यूपेशन है और मदर क्या करती हैं। ऐसे करके मुझे काम करने की कोशिश किया उन्होंने। और होपफुली ये सभी इंटरव्यूज भी करते हैं और जो एक बेस्ट तरीका भी है एक कैंडिडेट के लिए। तो फिर उसके बाद उन्होंने जब इंटरव्यू प्रोसेस चालू किया, तो पहले तो एचआर राउंड से ही उन्होंने स्टार्ट किया। जैसे मैंने आपसे बोला कि आपका पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, आपके नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, ये सारी चीज़ें उन्होंने मुझसे पूछी। और इसी तरह एचआर में उन्होंने मुझसे फैमिली बैकग्राउंड और जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस थे, मुझे सारे तो याद नहीं, लेकिन उन्होंने ये सारे पूछे मुझसे। फिर उसके बाद उन्होंने टेक्निकल राउंड चालू किया, जिसमें मेरा बैकग्राउंड मैकेनिकल का था। और तो उन्होंने मुझसे एक पुली पर हैंगिंग लोड लगा करके दिया और इसका मुझे फोर्स निकालने को, टेंशन निकालने को, कैलकुलेट करने को था। तो वैसे करके उन्होंने मुझसे 2-3 क्वेश्चंस पूछे वहाँ पर और फिर मैंने वो सारे बताए। और इसके अलावा भी उन्होंने मुझसे इलेक्ट्रिकल रिलेटेड बैकग्राउंड से कुछ क्वेश्चंस पूछे
जैसे अगर मैं आपसे बोलूं तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप जो 3 पिन सॉकेट देखते हैं उसमें जो ऊपर वाला होल रहता है वो कंपैरिजन टू जो दोनों नीचे वाले होल रहते हैं उससे वो बड़ा रहता है, ऐसा क्यों? अब मेरा इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड नहीं था तो मैं ये क्वेश्चन देने में असमर्थ था, मुझे इसका आंसर मालूम नहीं था और मैं गलत आंसर नहीं देना चाह रहा था। इसी वजह से मैंने उनसे कहा कि सर आई डोंट नॉट नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम आपको दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं। तो फिर इसी तरह हमारा इंटरव्यू चलता रहा, ऑलमोस्ट 50-60 मिनट्स का इंटरव्यू प्रोसेस था। फिर जब मैं इंटरव्यू बाहर दे करके आया तो मतलब ठीक अच्छा लग रहा था कि इतने बड़े कंपनी में इंटरव्यू तक मैं पहुंचा, वही अपने आप में प्राउड की बात है। अच्छा, आपका जो टेस्ट हुआ था, लाइक जो भी 120 क्वेश्चन आप टेस्ट बताया, उसमें क्या नेगेटिव मार्किंग भी था? नेगेटिव मार्किंग नहीं था वहाँ पर, उनके टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं था। और केवल उन्होंने, अगर मैं आपको बोलूं तो एक फ्रेंड, अगर आपका एक्यूरेसी सही था, अगर आपके पेपर में क्वेश्चंस ऑफ अटेम्प्ट जो आपने किए अगर वो एक्यूरेट है तो आपका सिलेक्शन वहाँ पर हो गया था उस दिन। और बाकी अदर डे का मुझे मालूम नहीं, लेकिन उस डे में तो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। अच्छा, और किस किस ब्रांच के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं आपका इस कंपनी के लिए? L&T एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सभी ब्रांचेस के लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर केमिकल इंजीनियर्स भी आपको मिलेंगे, इलेक्ट्रिकल भी मिलेंगे, मैकेनिकल भी मिलेंगे, इवन IT एंड CS भी मिलेंगे। L&T की अगर मैं आपसे बात करूँ तो 7 अलग अलग इंडिपेंडेंट कंपनीज हैं, और जिसमें मैं प्लेस हुआ था वो लार्सन एंड टुब्रो, जो कि हमारी पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन IC थी। तो इसके अलावा एक वेट IC भी है इनकी, और L&T फाइनेंस का भी एक अलग इनका IC है। तो अलग अलग ICs में अलग अलग ब्रांच के स्टूडेंट्स का रिक्रूटमेंट है। अब हम लोगों में इलेक्ट्रिकल वर्क था तो उन्होंने वहाँ पर बेसिकली इलेक्ट्रिकल को और मैकेनिकल को ही रिक्रूट किया था। ओके, सो ये बताइए कि जैसे जो भी हमारे नए जो भी फ्रेंड देख रहे हैं, तो वो कैसे इस तरह के फील्ड वर्क की जॉब के लिए कैसे प्रिपेयर करें, पहले से वो क्या प्रैक्टिस करें कि उनका इजीली सिलेक्शन हो जाए ऐसे MNC में, बिग कंपनी में? मैं अगर L&T के बारे में आपसे बात करूं तो L&T जनरली कैंपस प्लेसमेंट नहीं लेता प्राइवेट कॉलेजेस से, ये मोस्टली NIT से कैंडिडेट रिक्रूट करते हैं, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। सपोज इफ L&T is getting a huge project from the market, then they are definitely going to recruit the candidates on urgent basis. It might be there that they can recruit the candidate on contract basis, but yeah, they'll definitely recruit it. तो मेरे टाइम पर भी कुछ ऐसा ही था। तो उन्होंने लिंक्डइन पर और naukri.com पर इन्होंने अपनी प्रोफाइल पर उन्होंने हाईलाइट किया था कि हमें रिक्रूटमेंट के लिए चाहिए स्टाफ मैकेनिकल एंड बेसिकली इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से अगर होगा तो वो प्रेफरेबल होगा। तो इस तरह उन्होंने वहां पर किया। और रही बात तैयारी करने की, तो तैयारी आप अगर किसी भी कंपनीज में जाएंगे, आप अगर IT सेक्टर के बारे में बात करते हैं, बीट इन्फोसिस, विप्रो, TCS और एनी अदर MNC इन IT sector, then there also they will be asking you some sorts of aptitude question and also reasoning based questions। तो वही सेम प्रोसेस हर जगह है। आप कोर में जाइए, जैसे कि एशियन पेंट्स हो गया, आपका L&T हो गया, आपका टाटा प्रोजेक्ट्स हो गया, आप किसी में भी जाइए, आप IT सेक्टर में भी जाइए, तो वहां पर आपको क्वांट और एप्टीट्यूड तो आपको पूछना ही पूछना है। तो आप जब, मेरा लोगों को सजेशन यही है कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप कॉलेज में हैं, तभी आप जब लास्ट ईयर में अपने हैं तो आप अपना धीरे धीरे वहां पर सिलेबस देखना चालू कर दीजिए कि कंपनीज जो पूछती हैं आपको धीरे से वो तैयार रहना चाहिए। जो टॉपिक है, जो भी हार्डली उनके 8 से 10 टॉपिक होते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, उससे ज्यादा वो लोग पूछते नहीं है। तो आपको वो 1 साल के अंदर लास्ट ईयर में जब आपका प्लेसमेंट का टाइम होता है वो आप वहां पर प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा रोहित, ये बताइए आप कि वहाँ का वर्किंग एनवायरनमेंट क्या था, किस तरह का काम आप लोग को दिया जाता था करने को, थोड़ा ये डिटेल में हम लोग बताइए। वर्किंग इन्वायरमेंट जो आपका है ये डिपेंड करता है कि आप किस जगह प्लेस्ड हैं। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि लार्सन एंड टुब्रो में कुछ लोगों का प्लेसमेंट साइट वर्क के लिए भी हुआ था, क्योंकि बीइंग ये जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसको साइट पर काम तो करना ही पड़ेगा। और कुछ लोगों का प्लेसमेंट हेडक्वार्टर्स में भी होता है। तो हेडक्वार्टर्स की अगर मैं आपसे बात करूं तो वहां पर 9 बजे ऑफिस स्टार्ट हो जाता था और शाम के 5:30 और 6 बजे तक ऑफिस क्लोज हो जाता था। लेकिन फिर भी ये डिपेंड करता है आपके पास वर्कलोड कितना है, लेकिन फिर भी 85 to 90% स्टाफ वो चले जाते थे। अगर किसी के पास थोड़ा बहुत काम बाकी रह गया तो हेडक्वार्टर में अपना काम कंप्लीट करके 6 बजे तक निकल जाता था। तो हेडक्वार्टर का कुछ इस तरह का सिनेरियो था। लेकिन अगर मैं साइट की बात करूं, L&T में या फिर किसी भी कंपनी में, साइट में आपका
वर्क का कोई ऐसा फिक्स टाइमिंग नहीं है, आप जितना अर्ली स्टार्ट कर सकते हैं और जितना लेट क्लोज कर सकते हैं। तो सेम पैटर्न यहाँ पर भी था। हम लोगों का प्रोजेक्ट सौभाग्य क्लस्टर 1 में था, हम जहाँ पर मेरा डेप्यूटेशन हुआ था, और उसके बाद मैं एनडीएमसी प्रोजेक्ट में भी गया, और उससे पहले मैं आईपीडीएस गाजियाबाद प्रोजेक्ट में भी था। तो इन सारे जितने भी लोकेशंस थे, ये सारे साइट वर्क्स थे, गवर्नमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम थे, और टारगेट बेस्ड जॉब था। जैसे कि इलेक्शन टाइमिंग था, तो गवर्नमेंट को आउटपुट थोड़ा जल्दी चाह रहा था, तो हम लोगों को वहां पर काम को बहुत तेजी से करना था, और एफिशिएंटली भी करना था, इफेक्टिवली भी करना था। तो फिर वहां पर हम लोग कई दिन तो सुबह मॉर्निंग में 7 बजे साइट स्टार्ट हो जाता था, और रात में 7 बजे 8 बजे चलता था। ये हमारा सौभाग्य क्लस्टर 1 की बात थी। और अगर हम एनडीएमसी प्रोजेक्ट की बात करें, तो वहां पर अगर मैं आपसे बताऊं, तो वहां पर क्या था कि हमें हार्डली, जितने भी लोकेशंस थे वो हाई प्रोफाइल एरिया थे। मैं आपसे कहूं तो राष्ट्रपति भवन की सप्लाई हम लोगों को वहां पर पैनल चेंज करने थे, और प्रधानमंत्री जो सप्लाई उनके घर में जो जा रहा है, तो वो सब था। फिर रक्षा भवन का सप्लाई था, जहां पर हमारे रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल, पहले जो पूर्व रेल मिनिस्टर जो थे, वहां पर बैठते थे शास्त्री भवन में, वहां पर हम लोगों का सप्लाई था। तो ये सारे हाई प्रोफाइल एरिया थे। और इसके अलावा अगर मैं साउथ ब्लॉक में बात करूं दिल्ली में, तो आपके जो वेरियस एम्बेसीज हैं, ऑस्ट्रिया एम्बेसी, ऑस्ट्रेलिया एम्बेसी, यूएई एम्बेसी, ये सारे एम्बेसीज में हम एनडीएमसी का प्रोजेक्ट था, तो वो सारे हाई प्रोफाइल एरिया था। तो वहां पर हम लोगों को कोशिश करना ये होता था कि कितना तेजी से तेजी काम कर सकते थे। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं, आपसे यूएसए एम्बेसी की, तो वहां पर हम लोगों को उन्होंने बोला कि अगर हम आपको केवल एक ही बार एंट्री देंगे और एक ही बार एग्जिट भी देंगे, मतलब आप एक ही बार आ सकते हैं, उतने देर में आप आइए, अंदर रहिए, काम कीजिए, और उसके बाद पूरा काम कंप्लीट करके जाइए, आपको दोबारा एंट्री हम नहीं दे पाएंगे। हमारी भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, हमारी भी कुछ मजबूरी है। तो उस वजह से हम लोग वहां पर क्या हुआ, हम लोग ने एंट्री लिया आज सुबह मॉर्निंग में, फिर अगले दिन नेक्स्ट मॉर्निंग तक तो काम चला, फिर कंप्लीट करने के बाद ही वहां से हम लोग निकल पाए। अच्छा रोहित, ये बताइए कि जो भी जैसे न्यूली स्टूडेंट जो ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, अलग अलग ब्रांचेस के एलएनटी कंस्ट्रक्शन को, तो उनको कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए? लास्ट में आप ये थोड़ा जानकारी दीजिए हमारे जो भी पार्टिसिपेंट हैं। इस मामले में मैं आपसे कहूंगा, आपको दोनों चीजें पढ़नी है। आपको अपना जो जनरल एप्टीट्यूड है, और साथ ही साथ आपको अपने जो टेक्निकल सिलेबस है उसको भी कंप्लीट करना है, क्योंकि आप एक टेक्निकल फील्ड में जा रहे हैं। तो आपसे इंटरव्यू में, ये जाहिर सी बात है, वो आपसे एप्टीट्यूड भी पूछेंगे, और इसके साथ ही साथ वो आपसे जो आपका टेक्निकल बेस है वो भी आपसे पूछेंगे। तो आपको इन दोनों चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। आप अपने एटलीस्ट 2 से 3 सब्जेक्ट ऐसे रखिए जो कि आप उसमें मजबूत पकड़ हो, जिससे आपको अगर कोई उसमें से कुछ पूछता है, उसके बारे में कुछ पूछता है, तो आप उनसे बता पाएंगे। और रही बात तैयारी करने की, तो आपका टेक्निकल तो कॉलेज में ही आप तैयारी कर सकते हैं, और नॉन टेक की अगर मैं बात करूं, जैसे आपका एप्टीट्यूड वगैरह हो गया, तो कई कॉलेजेस में इनका सेशंस वो लोग चलाते हैं इन सारे सब्जेक्ट्स का। अगर कई कॉलेज में नहीं भी चल रहा है, तो आज के डेट में वेरियस प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। आप जैसे यूट्यूब पर आप देख सकते हैं, तो वहां से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। यूट्यूब से भी क्वांट, एप्टीट्यूड और ये सब की प्रिपरेशन किया जा सकता है। बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल हैं, वो लोग इसकी प्रिपरेशन कराते हैं। आप किसी को भी सर्च करके आप अपना टॉपिक सर्च कर लीजिए, आपको अगर पर्टिकुलर चैनल नहीं मिल रहा है तो आप वहां से कर सकते हैं। सो थैंक यू रोहित भाई, आपने इतना अच्छा जानकारी दिया। होप करते हैं जो भी हमारे बीटेक के फाइनल ईयर या थर्ड ईयर के स्टूडेंट होंगे, दोस्त लोग, वो अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और तैयारी करेंगे। थैंक यू दोस्त।